नमस्कार, एलआर स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि बीएड में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भूगोल में सूक्ष्म शिक्षण की डायरी कैसे तैयार करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। हम आपको डायरी बताना शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की डायरी कैसे तैयार की जाती है। ये जो पेज दिखाया गया है ये आपकी डायरी का फॉर्मेट दिया गया है ना। तो ये आपको क्या करना है, इसमें जो जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनमें आपको क्या करने, पूर्ति करनी होती है। तो जैसे कौशल का नाम दिया है तो पहला कौशल होता है प्रस्तावना कौशल, उसका हमने लिखा प्रस्तावना कौशल। इसके अंदर दूसरा ये दिया है पाठ योजना प्रस्तावना कौशल। इसकी जगह आपको क्या डालनी है, दिनांक डालनी है। जैसे मान लीजिए किसी की डायरी में इस प्रकार का फॉर्मेट है तो आपको इसको प्रस्तावना को काट करके दिनांक डाल लेना, या किसी की डायरी में दिनांक लिखा हुआ है तो आपको काटना नहीं है, उसी में आपको दिनांक लिख देनी है। अगला है विषय, यानी कि किस सब्जेक्ट की माइक्रो टीचिंग की आप डायरी तैयार कर रहे हैं उसमें आपका क्या लिखना है, नाम लिखना है। जैसे हमने तैयार की है भूगोल की तो हमने लिखा भूगोल। अगला है प्रकरण, यानी कि टॉपिक, आप किस टॉपिक पर जो कौशल है वो तैयार करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है हमारा टॉपिक है वायुमंडल की संरचना। और अगला है कक्षा, आप किस कक्षा को पढ़ाना चाहते हैं। जैसे यहाँ डाला है 7th, आप 6 से लेकर के 10th तक कोई भी कक्षा ले सकते हैं। आगे है समय, समय होता है माइक्रो टीचिंग की 5 से 10 मिनट की अवधि होती है। प्रत्येक कौशल की 5 या 10 मिनट की अवधि होती है। इस अवधि के दौरान में आपको क्या करना होता है, उस कौशल को तैयार करना होता है। तो आइए शुरू करते हैं, चलते हैं। जैसे मैंने लिखा कर्म संख्या, शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया, इस प्रकार का आपको क्या बनाना है, फॉर्मेट बनाना है। या डायरी में क्या दिया होगा, इस प्रकार का फॉर्मेट दिया हुआ होगा। उसके अंदर आपको क्या करना है, लाइन लगानी है अपने तरीके से और फिर आपको क्या करना है, शुरू करना है। जैसे पहला प्रश्न हमने बनाया है, सूर्य एवं उसका परिवार क्या कहलाता है, सौर परिवार कहलाता है। बच्चों ने आंसर दिया सूर्य एवं उसका परिवार क्या कहलाता है, बच्चों के द्वारा आंसर आया सौर परिवार। दूसरा प्रश्न हमने बनाया सौर मंडल में कितने ग्रह पाए जाते हैं। तो कितने ग्रह पाए जाते हैं, बच्चों ने आंसर दिया 8 ग्रह, 8 ग्रह पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न हमने बनाया 8 ग्रहों में से हम किस ग्रह पर रहते हैं। तो किस ग्रह पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। अगला प्रश्न हमने बनाया कि पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं। बच्चों ने आंसर दिया वायुमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न हमने बनाया वायुमंडल की संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं। यानी कि पहले वाले प्रश्न तो कैसे थे, वस्तुनिष्ठ टाइप के थे, और जो लास्ट का 5वां प्रश्न है वो किस प्रकार का, निम्नात्मक प्रश्न है। तो उसमें से कुछ बच्चे कुछ बताएंगे, कुछ बच्चे कुछ बताएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न को हमने समस्यात्मक या निरुत्तर कहा जाता है, इस प्रकार के प्रश्न को। अब जब हमने इस प्रकार का प्रश्न आया तो उसके बाद में हमारा जो टॉपिक बनेगा उसके बारे में बताना है। इसको उद्देश्य कथन कहते हैं। जैसे हमने उद्देश्य कथन बोला, अच्छा विद्यार्थियों, आज हम वायुमंडल की संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, यानी कि डिटेल से पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में। तो ये था हमारा प्रस्तावना कौशल। अब हम इसके घटकों को देखेंगे कि प्रस्तावना कौशल को तैयार करते समय किन किन घटकों का क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे ये आपकी डायरी में फॉर्मेट पीछे की साइड दिया होगा, अब उसमें आपको लिखने हैं कौशल के घटक लिखने, कंपोनेंट्स लिखने। तो पहला हमारा घटक है पूर्व ज्ञान का उपयोग, अर्थात जब हम प्रस्तावना कौशल को बनाते हैं तो कैसे बनाई जाती है, पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रस्तावना कौशल बनाई जाती है। किस प्रकार से, जैसे हमने 7वीं कक्षा को पढ़ाया, उसमें ये जानना होगा कि विद्यार्थियों को 6ठी कक्षा तक का ज्ञान है कि नहीं। ये सारे प्रश्न उस ज्ञान पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। तो ऐसे आपको क्या करना है, इस प्रकार से प्रश्न पूछने। दूसरा घटक लिखा छात्रों के उत्तरों का उपयोग,
यानी कि इसमें हमने लिखा कि जिस प्रकार छात्रों ने आंसर दिए उन्हीं आंसरों से अगला हमने क्या बनाया, प्रश्न बनाया। तो इस प्रकार से हमने बनाया सौर परिवार या सौर परिवार या जैसे 8 हो गए, इससे अगला प्रश्न बनाया। इस प्रकार से हमने छात्रों के उत्तरों का क्या किया है, उपयोग किया है। आगे चलते हैं, अगला घटक हम पढ़ते हैं कि उसमें क्या बताया, तारतम्यता। यानी कि इसमें आप में क्या करना है, विद्यार्थियों में तारतम्यता बना के रखनी है, उनके उत्तरों का क्या करना है, आपको उपयोग करना है। अगला पॉइंट है हमारा मूल पाठ की अग्रसरता, यानी कि जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक की तरफ हमें आगे बढ़ते हुए क्या करना है, बच्चों से पूर्व ज्ञान के आधार पर उनसे प्रश्न पूछने हैं। जब लास्ट में हमारा टॉपिक आ जाता है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, जैसे हमने बताया था कि प्रकरण में कहाँ लिखना है, ये वाला लिखना है। अब हमारा लास्ट में प्रश्न क्या आया, वायुमंडल की संरचना। तो हमने यहाँ पे लिखा कि वायुमंडल की संरचना, ये हमारा क्या आया, टॉपिक आया। अब कहने का ये मतलब हुआ कि पूरी डायरी के अंदर माइक्रो टीचिंग में एक ही टॉपिक चलता है, उसी टॉपिक पर आपको क्या करना होता है, सारे कौशलों को क्या करना होता है, तैयार करना होता है। अब ये टॉपिक शुरू से लेकर के आखिर तक आपका यही टॉपिक रहेगा, इसी टॉपिक पर आपको क्या करना है, अगला कौशल तैयार करना है। तो चलते हैं दूसरे कौशल की तरफ। एक कौशल को हमने पूरा कर लिया, अब इस कौशल को हमने पूरा किया तो उसमें आपको क्या करना होता है कि जैसे वैसा ही दूसरे पेज में तैयार करना है, वही प्रस्तावना कौशल। उसका कारण कि जैसे मान लीजिए आपने पहला कौशल बनाया एक पेज में, उसमें कोई मिस्टेक रह गई या गलतियां हो गई आपसे और शिक्षक के द्वारा उसमें सुधार किया गया, तो फिर आप उस सुधार किए हुए को अगले पेज में क्या उतारोगे, साफ करके उतारोगे। तो अगले पेज में उसको दूसरी प्रस्तावना के रूप में क्या होता है, बनाना होता है। तो हमने 2 पेजों में क्या बनाया, प्रस्तावना कौशल को तैयार किया। एक में हमने रफ को तैयार किया जिसमें करेक्शन हुआ, दूसरे में हमने क्या किया, साफ में तैयार किया। तो हमें उसमें प्रस्तावना कौशल में कोई भी गलती नहीं रही, यानी कि हमने प्रस्तावना कौशल को पूर्णतः क्या कर लिया, सीख लिया गया। तो अब हमने क्या बनाया, दूसरा प्रस्तावना कौशल। तो 2 पेज में हमारे कौन से कौशल हो गए, पहला कौशल प्रस्तावना कौशल, इसी प्रकार से आपको बनाना है। तो अब चलते हैं हम दूसरे कौशल की तरफ। तो दूसरा कौशल हमारा कौन सा है, दूसरे कौशल का हमारा है व्याख्या कौशल नाम, है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, व्याख्या कौशल को पढ़ेंगे। तो व्याख्या कौशल में भी ये ऊपर का फॉर्मेट आपको इसी तरीके से क्या करना है, पूर्ति करना है। पहले में लिखा कौशल का नाम, है ना, दूसरे में आपको दिनांक डालनी है, ये आप जिस दिन भी बनाओ उस दिन की आपको क्या करनी है, दिनांक डालनी है। अगले वाले में आपको क्या डालना है, आपका सब्जेक्ट क्या है, जैसे भूगोल हो गया, है ना, आपको क्या करना है, भूगोल लिखना है। या जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का क्या है, नागरिक शास्त्र है, किसी का क्या है, जैसे मैथ है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सब्जेक्ट डालना। और प्रकरण हमारा पहले वाले जो प्रस्तावना कौशल है उसी में डिसाइड हो जाता है कि हमें सिर्फ आखिर तक यही क्या पढ़ाना है, टॉपिक पढ़ाना है। तो हमारा टॉपिक का नाम हो गया वायुमंडल की संरचना, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकरण कहते हैं। अब कक्षा भी आपकी वही चलेगी, जो शुरू में ली थी आपने प्रस्तावना कौशल में, वही चलती रहेगी। समय आपका समय अवधि आपकी वही रहेगी 5 से 10 मिनट। और फिर आपका ये फॉर्मेट दिया होता है, फिर आपको क्या करना होता है, इस फॉर्मेट में लाइन में लगा करके आपको क्या बनाना होता है, व्याख्या कौशल को तैयार करना होता है। जैसे हमने लिखा कि यहाँ हमने क्या लिखा, शिक्षण बिंदु का नाम, यानी कि हम पढ़ाना, हमारा टीचिंग पॉइंट क्या है, हम पढ़ाना क्या चाहते हैं। तो यहाँ हमारा टीचिंग पॉइंट क्या होगा, वायुमंडल की संरचना। हम क्या पढ़ाएंगे, वायुमंडल की संरचना। अब शिक्षक क्रिया में आपको क्या लिखना है कि जैसे वायुमंडल की जो व्याख्या होती है, एक्सप्लेन होता है, वो आपको क्या करना है, लिखना होता है। अब ये कहाँ से लिखोगे देख करके, अब जैसे मान लीजिए 7वीं कक्षा को आप पढ़ा रहे हो, तो 7वीं कक्षा की बुक में ये सारी चीज़ें दी हुई होंगी, तो आपको कहाँ से देख करके लिखनी है, 7वीं कक्षा की ज्योग्राफी की कोई किताब होगी, उसमें से आपको वायुमंडल की संरचना के बारे में व्याख्या कौशल को तैयार करना है।
अब हम टॉपिक क्या पढ़ाना चाहते हैं, वायुमंडल की संरचना। तो हमने यहाँ डाला ऊपर वायुमंडल की संरचना। अब वायुमंडल की संरचना के बारे में हमें क्या लिखना है, डिटेल से लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे हमने लिखा पृथ्वी के चारों तरफ कई 100 किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। अब ये सारी चीज़ें विद्यार्थियों को क्या करनी है, ध्यानपूर्वक सुननी है। वायुमंडल पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति के कारण ही उसके साथ क्या हुआ, टिका हुआ है। ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से लिखी, 7वीं कक्षा की बुक में से लिखी। जैसा उसमें लिखा था वैसा ही हमने क्या लिख दिया, वैसा का वैसा लिख दिया। यह पृथ्वी के साथ घूर्णन करता है और सूर्य की परिक्रमा करता है। ये सारी चीज़ें किसके बारे में बताई जा रही है, वायुमंडल के बारे में बताई जा रही है। पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाने वाला वायु का आवरण केवल एक परत नहीं है, बल्कि इसमें वायु की अनेक सकेंद्रीय परतें हैं जो घनत्व तापमान की दृष्टि से एक दूसरे से क्या हैं, भिन्न हैं, यानी कि अलग अलग बनी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें एक छात्र अध्यापक जब पढ़ाता है तो उसको सारी चीज़ें उनको व्याख्या के दौरान क्या कर दी जाती है, समझा दी जाती है। अब वायुमंडल में निम्न परतें पाई जाती हैं, तो उन परतों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो पहला हमने पढ़ा क्षोभ मंडल, ये सबसे निचली परत होती है। दूसरा हमने पढ़ा समताप मंडल, दूसरी परत होती है। तीसरा हमने पढ़ा मध्य मंडल, ये तीसरी परत होती है। और चौथा हमने पढ़ा तापमंडल, ये चौथी परत होती है। पांचवा हमने पढ़ा बाह्य मंडल, ये सबसे ऊपरी परत होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से देख के लिखनी है, उस बुक में से देख के लिखनी है, 7th की बुक में से। अब हमारा कॉलम इधर रह गया छात्रों का। छात्र क्रिया क्या करेंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वह महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। इस प्रकार का आपको क्या करना है, लिखना है। तो आपका ये पूरा क्या तैयार हो जाता है, एक व्याख्या कौशल तैयार हो जाता है। अब इस प्रकार के फॉर्मेट में हमने क्या किया, ये व्याख्या कौशल तैयार किया। इतना आपने समझा दिया। तो अब आपको क्या करना होगा कि जो आपने पढ़ाया है उसमें छात्रों ने ध्यान दिया या नहीं दिया, उसके बाद में हम क्या पूछते हैं, 2 बोध प्रश्न पूछते हैं। और ये 2 बोध प्रश्न किस में से होते हैं, जो आपने व्याख्या की है उसी में से होते हैं, उसी में से पूछना होता है आपको। फिर जैसे आपने पूछा बच्चों से पहला प्रश्न, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है, तो छात्रों का आंसर आया क्षोभ मंडल। दूसरा आपने प्रश्न पूछा बच्चों से, वायुमंडल की परतें किस दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होती हैं, तो किस दृष्टि से, तापमान घनत्व की दृष्टि से। ये सारे आंसर किस में से हैं, जो व्याख्या आपने प्रस्तुत की बच्चों के सामने, तो उन बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुना था और उनके द्वारा आपका क्या दे दिया गया, आंसर दे दिया गया। अब आपको ये पता चल जाता है कि हाँ बच्चों ने व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुना है। तो दूसरा कौशल इस प्रकार से आपको क्या करना है, तैयार करना है। अब जैसे मान लीजिए आपने एक प्रस्तावना कौशल को भी 2 बार बनाया था, अब व्याख्या कौशल को भी क्या करना है, आपको 2 बार ही बनाना है। प्रत्येक कौशल को 2 बार बनाना होता है, कारण कि एक में तो आपकी गलतियां होती हैं, उनको करेक्शन कर दिया जाता है, तो दूसरे में आपको साफ करके क्या करनी होती है, बनानी होती है। तो इस प्रकार से दूसरा कौशल फिर व्याख्या कौशल आ गया। ये सारी फॉर्मेलिटी जो आपको दी गई हुई हैं, ये फॉर्मेट में मिलेंगी आपको, उनको क्या करना है, पूर्ति करनी है। जैसे कौशल का नाम हो गया, दिनांक हो गया, विषय हो गया, प्रकरण हो गया, और कक्षा हो गई, समय हो गई, ये प्रत्येक कौशल में दी हुई होंगी और फिर आपको क्या करना होगा, इनकी पूर्ति करनी होगी। अब हमारा ये दूसरा व्याख्या कौशल चला, तो सेम जैसा आपने पहले बनाया वैसे ही क्या करना है, आपको दूसरा बनाना है। ये सारा फॉर्मेट वही रहेगा, सेम वैसा का वैसा रहेगा। सुधार क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने कोई अशुद्धि लिखी, उनको क्या कर दिया जाएगा, शुद्ध कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको दूसरे कौशल में लिखनी है। अब दूसरे कौशल के व्याख्या कौशल के घटक देखते हैं, है ना। इन घटकों के आधार पर ही हमने किसको तैयार किया, व्याख्या कौशल तैयार किया। परस्पर जोड़ने वाले शब्द, एक छात्र अध्यापक जब समझाता है तो परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का क्या करता है, प्रयोग करता है। दूसरा हमने लिखा कथनों में क्रमबद्धता, यानी कि छात्र अध्यापक पढ़ा रहा है, उसके कथन में क्रमबद्धता है कि नहीं, उन क्रमबद्धता के आधार पर ही व्याख्या को क्या करना होता है,
प्रस्तुत करना होता है। तीसरा, भाषा में धारा प्रवाह, यानी कि छात्र अध्यापक किस गति से या किस प्रवाह से बोल रहा है। चौथा हमने लिखा उपयुक्त शब्दों का प्रयोग, यानी कि जब आप एग्जाम्पल देते हो या उदाहरण देते हो तो उपयुक्त शब्द, जिस टॉपिक को आप पढ़ाना चाहते हो उसी से संबंधित आपको क्या करना है, उदाहरणों का प्रयोग करना है। पांचवा है दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग, यानी कि आप व्याख्या कौशल को पढ़ाते हो तो उसमें क्या क्या उपकरण पढ़ाने के लिए काम में ले सकते हो। जैसे कोई ऐसा माध्यम हो सिर्फ दृश्य हो या मान लीजिए श्रव्य हो, उन उपकरणों का आपको क्या करना है, प्रयोग में लेकर के उस व्याख्या को एक्सप्लेन कर देना। तो ये हमने व्याख्या कौशल के क्या देखे, घटक लिखे, है ना। दोनों कौशलों में क्या लिखना है, आपको यही कौशल के घटक लिखने हैं, दोनों में यही है ना। दो प्रकार का आपको क्या करना पड़ेगा, व्याख्या कौशल आपको बनाना पड़ेगा 2 पेजों में। अगले कौशल पे चलते हैं हम कि जब हमने व्याख्या पढ़ा दिया, सबसे पहले हमने प्रस्तावना पढ़ा, फिर हमने व्याख्या पढ़ा दिया, टॉपिक हमारा वही चलता रहेगा। एक ही टॉपिक के कौशल को हम अच्छी तरीके से कुशलता से किस प्रकार से सीखते हैं। तो अगला कौशल का हमारा नाम है प्रश्न कौशल। आपने इसमें लिखना है, कौशल का नाम प्रश्न कौशल लिख दिया, यहाँ पे आपको दिनांक डालनी है। यहाँ पे हम भूगोल शिक्षण सीख रहे हैं, उसकी डायरी तैयार करनी, उसको सीख रहे हैं, तो हमने यहाँ वो डाला। अगला हमारा प्रकरण वायुमंडल की संरचना, हमारा प्रकरण चला हुआ है, कक्षा 7th है हमारी, समय 5 से 10 मिनट की अवधि होती है। ये हमने उस फॉर्मेट को क्या कर लिया, पूरा कर लिया। अब नीचे लिखा हुआ है शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया, तो अब आपको ये लाइन लगा करके इसको फॉर्मेट में बनाना है। अब हमने डाला प्रश्न संख्या, और प्रश्न संख्या में हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं, और ये प्रश्न किस में से होते हैं, जो आपने व्याख्या की है उसी में से आपको क्या करना है, 10 प्रश्नों को पूछना होता है। कि जैसे मान लीजिए मैंने व्याख्या प्रस्तुत की वायुमंडल की संरचना की, तो उन्हीं में से 10 प्रश्न बनाने होते हैं, तो इसे प्रश्न कौशल के माध्यम से समझेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों तरफ कई 100 किलोमीटर वायु के आवरण को क्या कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने व्याख्या में पढ़ी, उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ये आंसर कौन देगा, छात्र देंगे। दूसरा प्रश्न हमने बनाया, वायुमंडल पृथ्वी की किस शक्ति के कारण उसके साथ टिका हुआ है, गुरुत्व शक्ति के कारण। ये सारे आंसर उसी व्याख्या में से हैं। तीसरा प्रश्न हमने बनाया, वायुमंडल किसके साथ घूर्णन करता है, पृथ्वी के साथ। किसके साथ घूर्णन करता है, पृथ्वी के साथ। चौथा प्रश्न हमने बनाया, वायुमंडल पृथ्वी के साथ किसकी परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। पांचवा प्रश्न हमने बनाया, वायुमंडल की परतें किस दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न है, तापमान घनत्व की दृष्टि से एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। छठा प्रश्न हमने बनाया, वायुमंडल में कुल कितनी परतें होती हैं। कितनी परतें पढ़ी हमने, 5 परतें पढ़ी हैं। अगला प्रश्न हमने बनाया, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है, वायुमंडल। अगला प्रश्न हमने बनाया, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है, क्षोभमंडल होती है। अगला प्रश्न हमने बनाया, वायुमंडल की दूसरी परत कौन सी होती है, समतापमंडल होती है। और लास्ट का प्रश्न हमने बनाया, वायुमंडल की तीसरी परत कौन सी होती है, मध्यमंडल होती है। तो ये सारे के सारे 10 प्रश्न किस में से हैं, उस व्याख्या में से बनाने हैं आपको। और उस व्याख्या में से आपने प्रश्न बनाए तो छात्र इनके आंसर भी कैसे देगा, आसानी से देगा, क्योंकि आपने व्याख्या कौशल के माध्यम से इन सारे प्रश्नों को समझा दिया गया। तो इस व्याख्या कौशल के माध्यम से आपने जब सारे प्रश्नों को समझाया है तो छात्र आसानी से आंसर दे सकेंगे। अब आपको क्या करना है, इसके कौशल के क्या लिखने, घटक लिखने। व्याकरणिक शुद्धता, यानी कि आपने व्याकरण में शुद्धता लिखी है या नहीं, प्रकरण से संबद्धता, स्तरानुरूप भाषा, प्रश्नों की पर्याप्तता, संक्षिप्तता, पुनरावृत्ति, ये सारे घटक हैं कौशल के। इनके आधार पर ही हमने किसको तैयार किया, प्रश्न कौशल को तैयार किया। इन सारी सीमाओं का ध्यान रखते हुए हमने सारे 10 प्रश्नों का क्या किया, निर्माण किया। अब आपने ये प्रश्न कौशल देखा, हमने उसमें 10 प्रश्न में प्रस्तावना कौशल, दूसरे में पढ़ा हमने व्याख्या कौशल, तीसरे में पढ़ा हमने प्रश्न कौशल। अब हम पढ़ेंगे पुनर्बलन कौशल, कि पुनर्बलन कौशल को कैसे तैयार किया जाता है।
तो आपको ये ऊपर वाला फॉर्मेट तो सभी कौशलों में क्या करना है, पूर्ति करनी है। सारी चीज़ें वही हैं, एक बार बता दी गई हैं आपको, इस प्रकार से इनको क्या करना है, भरना होता है। और हमारा टॉपिक है वायुमंडल की संरचना। तो हाँ, आइए हम शुरू करते हैं। फॉर्मेट आपका इसी प्रकार से चलता रहेगा, जैसे हमने ये लाइन लगा करके बताई गई है कि ये कॉलम शिक्षक का होता है, ये कॉलम छात्रों का होता है। तो इस प्रकार से हम, और ये लास्ट में हमने क्या बनाया, पुनर्बलन का कॉलम बनाया। यानी कि जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो एक शिक्षक के माध्यम से उसको क्या दिया जाता है, पुनर्बलन दिया जाता है। तो जैसे प्रश्न संख्या लिखी हमने, तो पहला प्रश्न, ये प्रश्न कौन से होंगे, जो आपने पहले प्रश्न कौशल में 10 प्रश्न बनाए हैं वही प्रश्न है। आप बच्चों से पूछ रहे हो और उनको क्या कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, अभिप्रेरित कर रहे हो। जैसे हमने बच्चों से पहला प्रश्न पूछा, पृथ्वी के चारों ओर के कई सौ किलोमीटर के आवरण को क्या कहते हैं। जैसे छात्रों ने आंसर दिया वायुमंडल। अब ये आंसर दिया तो हमने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा कि प्रत्येक छात्र अध्यापक क्या लिखेगा, अपने हिसाब से क्या लिखेगा, पुनर्बलन का उपयोग करेगा। जैसे कई जगह वो करेगा, जैसे यहाँ लगाया उसने शाबाश, आपने बच्चे को क्या कहा, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। दूसरा प्रश्न हमने बनाया, वायुमंडल पृथ्वी के साथ उसकी किस शक्ति के कारण टिका हुआ। छात्र ने आंसर दिया गुरुत्व शक्ति के कारण। इसमें आपने दिया बच्चे को पुनर्बलन बहुत अच्छा या अच्छा, अपने हिसाब से लिखना है आपको, है ना। जैसे मान लीजिए आप क्या लिखते हो, बहुत अच्छा लिखते हो। तीसरा प्रश्न बनाया हमने, वायुमंडल किसके साथ घूर्णन करता है, पृथ्वी के साथ क्या करता है, घूर्णन करता है। ये बच्चे क्या देंगे, आंसर देंगे। अब आपको क्या करना होगा, उसको पुनर्बलन देना होगा। पुनर्बलन जैसे पीठ थपथपा कर लिख दिया आपने। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल पृथ्वी के साथ किसकी परिक्रमा करता है। छात्रों का आंसर आया सूर्य की। अब उसने हंस कर के आपने कहा अच्छा, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न चलते हैं कि वायुमंडल की परतें किस दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न है। आंसर आया घनत्व तापमान की दृष्टि से। तो इसमें आप पीठ थपथपा कर या पास जा कर के या गर्दन हिला कर के जो भी आप पुनर्बलन देना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कुल कितनी परतें होती हैं। 5 प्रकार की। अब ये फैक्ट प्रकार का है, तो आप इसको जो विद्यार्थी बता देता है उसके पास में जा कर के आपको क्या देना है, पीठ थपथपा करके ठीक है, या जैसे मान लीजिए हंस करके ठीक है, इस प्रकार का आप क्या लिख सकते हो, इसके सामने लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है। तो हमने लिखा वायुमंडल। इसमें आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, नहीं गलत है, इस प्रकार से। जैसे कोई विद्यार्थी गलत आंसर देता है तो आपको लिखना है गलत है। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है। क्षोभमंडल। तो इनके सामने आप अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है, बहुत अच्छा, अच्छा, शाबाश। ये इस प्रकार से आपको क्या लिखना है, अपने हिसाब से लिख देना है पुनर्बलन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की दूसरी परत कौन सी होती है। समताप मंडल। अगर बच्चा सही देता है तो आपको कहना है ठीक है, नहीं गलत देता है तो आपको क्या कहना है, गलत देता है। इस प्रकार से आप पुनर्बलन का क्या करोगे, उपयोग करोगे। और आखिरी हमारा प्रश्न है, वायुमंडल की तीसरी परत कौन सी होती है। मध्यमंडल। तो प्रत्येक छात्र अध्यापक अपने हिसाब से क्या करता है, पुनर्बलन का उपयोग करता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, पुनर्बलन का एक कॉलम हमने बनाया, उसमें आपको अपने हिसाब से लिखना है कि बच्चा किस प्रकार से आंसर दे रहा है, उसके अनुसार आपको क्या लिखना है, पुनर्बलन को लिखना है। अब हम इस कौशल के घटक को देखते हैं कि पुनर्बलन कौशल के कौन कौन से घटक होते हैं, किन किन घटकों का ध्यान रखते हुए हमने पुनर्बलन कौशल का क्या किया है, निर्माण किया है। जैसे हमारा पहला कौशल का घटक है मौखिक स्वीकृति, यानी कि आप स्वीकृति प्रदान किस प्रकार से करते हो, मौखिक बोल करके। तो हमने इस सारी चीज़ों का ध्यान रखा। दूसरे नंबर पे हाव भाव की स्वीकृति, हंस करके आप स्वीकृति देते हैं या गर्दन हिला करके, ये सारी चीज़ें। तीसरा समीपता पुनर्बलन, पास जाकर बच्चे की पीठ थपथपाते हैं। अगला है हमारा सकारात्मक शाब्दिक संकेत, यानी कि आप शब्दों के द्वारा संकेत करके उसको क्या देते हो,
पुनर्बलन देते हो। अतिरिक्त अर्थ संकेत यानी कि बच्चा उस तक नहीं पहुंच पा रहा है तो आपको उसका अतिरिक्त अर्थ बता करके या संकेत के माध्यम से आपका आंसर निकलवाना होता है। इस प्रकार से हमने क्या किया, पुनर्बलन कौशल को क्या कर लिया, हमने तैयार कर लिया। ये पुनर्बलन कौशल क्या है, सेम वैसा ही है जैसा प्रश्न कौशल है। इसमें सिर्फ हमने क्या बनाया, एक कॉलम बनाया अलग से, और वो अपने हिसाब से क्या देने हैं, आपको पुनर्बलन देना है। तो ये पुनर्बलन कौशल भी कितने पेज में होगा, 2 पेज में आपको क्या करना होगा, बनाना होगा। तो आगे चलते हैं हम अपने अगले वाले कौशल पे। अगला हमारा कौशल का नाम है प्रदर्शन कौशल। आप अपने कौशल का नाम लिखेंगे, ये सारा फॉर्मेट आपको वापस से क्या करना होगा, पूर्ति करना होगा। और ये हमारा टॉपिक का नाम है वायुमंडल की संरचना, कक्षा हो गई और समय होगा। ये सारा चीज़ आपको हर कौशल में फॉर्मेट के रूप में आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। अब हम इस शिक्षण बिंदु लेते हैं कि हम प्रदर्शन क्या होता है कि किसी चीज़ को चित्र के माध्यम से बच्चों के सामने प्रदर्शित करना। और इस प्रदर्शन का उपयोग कहाँ करना है आपको, जब आप व्याख्या कौशल पढ़ाओगे उस समय आपको चार्ट या मॉडल कुछ बना के लेके जाना पड़ेगा आपको, और उसके सामने उस चार्ट या मॉडल की सहायता से आप व्याख्या को क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। तो हमने यहाँ बनाया कि शिक्षण बिंदु वायुमंडल की संरचना हो गई। यहाँ पे हमने क्या दर्शाया, वायुमंडल की संरचना के जो चरण हैं हमने उनको दर्शाया। इस चित्र के माध्यम से हम बच्चों को बताएंगे कि सबसे निचली परत क्षोभमंडल होती है, सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है, वायुमंडल होती है। ये सारी चीज़ें आपको शिक्षक के एरिया में करनी है। ये सारा काम कौन करता है, एक शिक्षक करता है। इन सारों मंडलों को आप चित्र के माध्यम से दिखा दोगे तो ये होगा प्रदर्शन कौशल। और छात्र के एरिया में आपको क्या करना होगा, इसमें सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखेंगे व समझेंगे, यानी कि आप समझा रहे हो और विद्यार्थी क्या करेंगे, उसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, प्रदर्शन कौशल का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। अब इसका उपयोग कहाँ करना है, व्याख्या कौशल के साथ व्याख्या करो तब इसका क्या करना है, उपयोग करना है। अब प्रदर्शन कौशल के घटक देखते हैं कि घटकों के माध्यम के आधार पर हमने क्या किया, प्रदर्शन कौशल को तैयार किया। उपकरण की स्थिति, दूसरा है उपकरण की उपयुक्तता, तीसरा प्रदर्शन में छात्रों की सक्रियता, चौथा है मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित, यानी कि मुख्य बिंदु हमने बच्चों को बताया कि इस प्रकार की परतें पाई जाती है, और हमने उस मॉडल के माध्यम से या चित्र के माध्यम से हमने व्याख्या कौशल को क्या कर दिया, पूरे को समझा दिया। अब हमारा इस कौशल को एक बार ही बनाना होगा। अब हमारा अगला कौशल है लास्ट कौशल बचा है, उस कौशल का नाम है श्यामपट्ट कौशल। यानी कि श्यामपट्ट क्या करते हैं, एक प्रत्येक छात्र अध्यापक को क्या करना होता है, अध्यापक को उसकी सहायता लेनी पड़ती है, तो इसकी भी तैयार करने के कुछ नियम होते हैं। अब हमें श्यामपट्ट कौशल का निर्माण करते समय सारी क्षतिपूर्ति आपको वो वापस से सारा फॉर्मेट इसी प्रकार से लेना होगा। जैसे शिक्षण बिंदु का नाम वायुमंडल की संरचना हो गई। अब हमें क्या करना होगा, एक ब्लैक कलर का जो चार्ट आता है उसमें हम चित्र के माध्यम से श्यामपट्ट को बनाएंगे, और फिर आपको क्या करना है, इस जगह पे आपको चिपकाना है, और फिर उस पर क्या लिखना है कि जो आपकी व्याख्या में इम्पोर्टेंट शब्द आए वो आपको कहाँ लिखना है, इसके श्यामपट्ट के ऊपर में लिखने होंगे। जैसे हमने लिखा वायुमंडल की सबसे निचली एवं महत्वपूर्ण परत कौन सी है, क्षोभमंडल है। तो संक्षिप्त चीज़ें लिखनी है इसके अंदर। और छात्र के एरिया में आपको क्या लिखना होगा, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखेंगे व समझेंगे, और छात्र अध्यापक क्या करेगा, उसको समझाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, एक श्यामपट्ट कौशल तैयार किया। अब इस कौशल के भी घटक होते हैं जिनके आधार पर क्या किया जाता है, श्यामपट्ट कौशल को तैयार किया जाता है। आइए पहला घटक देखते हैं, अक्षरों की स्पष्टता। यानी कि जब आप श्यामपट्ट पे लिखते